दोस्तों, न्यूट्रिशन की तरह स्पोर्ट्स भी हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने पिछला पॉडकास्ट किया था न्यूट्रिशन के ऊपर, बट जो ये वाला पॉडकास्ट है वो है सारा स्पोर्ट्स के ऊपर। और आपने स्पोर्ट्स में क्रिकेट का नाम सुना होगा, आपने फुटबॉल का नाम सुना होगा, आपने बैडमिंटन का नाम सुना होगा, बट जो ये वाला स्पोर्ट है वो बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बट अनडिस्कवरेबल स्पोर्ट है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में इसी स्पोर्ट से आया था, और वो लिया था अभिनव बिंद्रा ने। जी हाँ, मैं स्पोर्ट्स जिसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए हो, राइफल शूटिंग। सो राइफल शूटिंग एक अनडिस्कवरेबल स्पोर्ट है, बट आज की डेट में इसका एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है। क्रिकेट की तरह इसको भी लोग प्ले कर रहे हैं। और इस पॉडकास्ट के लिए जो हमारे गेस्ट है वो है मिस प्रियल केनी, एन इंटरनेशनल राइफल शूटर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आल्सो टेड स्पीकर। सो हमने स्पोर्ट्स से के बारे में बहुत सारी बात करी है, इंडिया के बारे में बहुत सारी बात करी है, राइफल शूटिंग के बारे में बहुत ज्यादा बात करी है। अगर आप एक स्पोर्ट्स प्रेमी हो, स्पोर्ट्स लवर हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप जेन ज़ी जनरेशन हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, सो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। हैव अ लुक इन दिस पॉडकास्ट। प्रियल केनी मैम, स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित लुथरा पर। सबसे पहले आप कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। आज सैटरडे है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कुछ मुझे ज्यादा मेरे पास काम नहीं है, एंड ऑफ कोर्स हम आगे के 1 घंटे में स्पोर्ट्स के बारे में काफी ज्यादा बातें करने वाले हैं। सो वेरी एक्साइटेड। सबसे पहले आप एक बार मैंने आपके बारे में बता दिया, पर आप फिर भी एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दो ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए, एक आइडिया मिल जाए कि आप क्या कैसे हो, वो सही लगे। ओके, सो माय नेम इज प्रियल एंड मैं क्वालिफिकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और इसके अलावा आई हैव अ पैशन फॉर स्पोर्ट। तो जब मैं 13 साल की उम्र की थी, तब मैंने राइफल शूटिंग, ये जो स्पोर्ट होता है, वो शुरू किया। एंड उसके बाद आई प्लेड फॉर इंडिया फॉर 7 years। फिर शूटिंग की वजह से जो एक स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो बढ़ते गया। एंड इवेंचुअली आई वेंट ऑन टू स्टार्ट माई ओन NGO ऑल्सो, और उसके थ्रू मैं काफी बच्चों के साथ काम करती हूँ एंड आई इंट्रोड्यूस देम टू स्पोर्ट। So that is pretty much about me, of who I am and what I actually do in life and what my interests are. हम्म। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आप एक सीए हो, तो सीए का एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, कोई इजी एग्जाम नहीं, तो बहुत टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है। तो सीए को और स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस किया? So of course, एनी टाइम आप अगर दो एकदम बड़े लक्ष्यों को देखो या गोल्स को देखो, तो एक तरीके का ट्रेड ऑफ जो है वो हो ही जाता है। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग लाइक सीए और फिर आपको अपना शूटिंग भी करना है और कोई हॉबी करना है, तो ऐसे काफी सिचुएशंस हो जाएंगे जब भी आपको यू हैव टू चूज वन बिटवीन द टू। क्योंकि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मैच है और इम्पोर्टेंट एग्जाम है तो दोनों साथ में नहीं होता। तो या मेरे साथ भी काफी ऐसे ट्रेड ऑफ्स हो गए। एंड फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि मुझे पता था कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, और मुझे फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव किस पे ज्यादा ध्यान देना था। सो आई टुक माई डिसीजंस अकॉर्डिंगली। और बाकी टाइम में जब भी ट्रेड ऑफ नहीं होता था, आई टू रियली बैलेंस माई टाइम प्रॉपरली। टाइम मैनेजमेंट बहुत सही रहती थी मेरी, उसकी वजह से ये दोनों में बैलेंस काफी अच्छा बना रहा। हम्म। सो आपको ये लगता है कि जो यूथ है वो भी आज के में जो मैं मेरे जैसे जनरेशन है, जेंजी जनरेशन है, वो एक नहीं, वो तीन चार काम कर रही है। तो एक शेड्यूल होना जरूरी है, एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप क्या इस पे थोड़ा सा एडवाइस करना चाहोगे? ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लाइफ में कुछ भी करो, एक दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कि एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, या फिर आपके गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, यू सी योरसेल्फ 3 years और 5 years डाउन द लाइन। तो वो एक क्लैरिटी होती है ना कि ऑटोमेटिक, तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी चीजें ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग इन लाइन, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज वेयर आई सी माई सेल्फ और दिस इज माई गोल। फिर आप उस तरीके से अपने सारे, हाउ यू प्लान योर डे, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर नेक्स्ट करियर मूव, ये सब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो क्लैरिटी इज वन थिंग, एंड सेकेंडली डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सिर्फ गोल होके या कोई किसी चीज का सपना रखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। और मेहनत के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन और फोकस की बस this is important for me, this is my priority, and this is what I am supposed to do. So I think these two things are very important. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा अब जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि राइफल शूटिंग ही क्यों, आपने वो ही चूज क्यों किया? इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, बट एक राइफल शूटिंग आपका प्यार था, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई था ऐसा जिसने आपको एक मेंटर कर दिया कि प्रियल तू वहां जा सकते हो? तो आपने वो कैसे, क्या था उसकी जर्नी बताओ। तो एक्चुअली मेरे फैमिली में से किसी ने भी स्पोर्ट नहीं किया है एट दिस लेवल, और नोबडी इज इवन परस्यूड स्पोर्ट सीरियसली। बट
इसी रीजन की वजह से बचपन से मुझे स्पोर्ट से काफी लगाव था। बिकॉज शूटिंग ऑल्सो मैं 5-6 अलग तरीके के स्पोर्ट्स कर चुकी हूँ, बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग, वो जो एक होता है ना कि आपको अंदर से पता चल जाता है दिस इज योर ट्रू कॉलिंग, और थिंग्स जस्ट क्लिक, वो मेरे साथ हो गया था। बिकॉज मैंने इसके पहले काफी स्पोर्ट्स किए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बास्केटबॉल किया था, बट आई फाउंड द स्पोर्ट लिटिल अग्रेसिव, और फिर चेस में ऐसे लगा कि कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। सो आफ्टर ऑल माई अदर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस, जब शूटिंग हो गया, आई जस्ट फेल्ट कि मैं जिस तरीके के इंसान हूँ, मतलब एकदम शांत, कंसंट्रेशन, आई लाइक मोर ऑफ मेंटल गेम्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो शूटिंग एज अ स्पोर्ट वाज रियली अलाइनिंग वेल विद दैट, एंड जैसे जैसे मैं और टाइम देते गई स्पोर्ट्स को, आई गॉट इवन द मोर कन्विंस दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, और दिस इज माय ट्रू कॉलिंग। तो लाइक सबसे अब ये है कि मैंने महाभारत बहुत ज्यादा देखी है, और उसमें उसमें भी मतलब आर्चरी होती थी, यहाँ पर आपकी शूटिंग होती है। वहां पर हमारे को ये कहा जाता था कि अर्जुन जैसा आपका वो होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन उन जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। तो शूटिंग में भी मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको शूटिंग से मतलब आपकी जनरल लाइफ में कैसे हेल्प करी कि लाइक शूटिंग से आपकी कंसेंट्रेशन आई होप सो बहुत बड़ी होगी, तो वो आप थोड़ी सी बता दो। Of course. So even before shooting, मैं पढ़ाई में काफी तेज थी. So I was used to studying for a few hours every day after school, and I was a very sincere kid. But shooting की वजह से वो जो एक focus या discipline भी आना चाहिए, वो almost double हो गया. क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो थी कि पहले मैं 1 घंटे में कितना पढ़ पाती थी, उससे ज्यादा मैं आई कुड अचीव, उससे ज्यादा आई कुड अकम्प्लिश, क्योंकि शूटिंग की वजह से कंसंट्रेशन स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ गए थे। प्लस शूटिंग में हम हर दूसरे दिन वी डू डिफरेंट डिफरेंट मेंटल एक्सरसाइजेस, जिससे वी कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड लेस, वी कैन गेट या लेस ओवरपावर्ड बाय इमोशंस। बिकॉज ये गेम ही पूरा उस चीज का है कि तुम्हें बस हाँ। तुम्हारे एम पे, तुम्हारे पूरे टेक्निक पे फोकस करना है, पूरे जो 60-120 शॉट्स है मैच में, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो ऑब्वियसली वो एक बार मास्टर कर लिया था, इट जस्ट स्पिल्ड ओवर, और वो पढ़ाई में भी यूज होने लग गया कि नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, कट ऑफ अननेसेसरी थॉट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स शूटिंग की वजह से पढ़ाई में भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है मेरा। सो लाइक नेशनल आपने 2 गेम खेले, आप नेशनल लेवल भी खेल चुके हो, आप इंटरनेशनल लेवल भी खेल चुके हो। तो दोनों में क्या-क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नेशनल लेवल कितना टफ होता है, इंटरनेशनल कितना टफ होता है? तो थोड़ी-सी इसकी जर्नी बताओ। कंपटीशन तो आई थिंक दोनों लेवल पे काफी ज्यादा है, या एंड इनफैक्ट विद एवरी मैच, विद एवरी पासिंग ईयर, द कंपटीशन जस्ट इंक्रीजेस। नंबर वन, क्योंकि ये स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, सो मोर एंड मोर पीपल आर एक्चुअली टेकिंग अप शूटिंग। एंड हुँ, सेकेंडली, जो एक्सेस टू इक्विपमेंट है, दैट हैज ऑल्सो बिकम मच मोर इजियर देन इट वाज व्हेन आई हैड स्टार्टेड या दिस स्पोर्ट इन 2008। तो ये सारे चीजों की वजह से स्कोर्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, बेंचमार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। हर साल न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड गेट सेट, न्यू कट ऑफ टॉप 8 फाइनलिस्ट गेट सेट, विच इज वे हायर जो जो पहले थे। तो keeping in mind all these things, competition is very huge, and in fact I feel very proud to say that India as a country is one of the best contingents when it comes to rifle shooting, because we have the हुँ, best shooters in the world. हमारे कंट्री से वर्ल्ड रैंक 1 काफी सारे रह चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट काफी सारे रह या चुके हैं। इनफैक्ट we have the biggest team also that qualifies for the Olympics. So keeping all these things in mind, हमारे लिए also at a India level the competition is very tough, because काफी मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो टैलेंट है वो इंडिया में है। तो हमारे नेशनल चैंपियनशिप्स में also there is so much of competition that almost like whoever is making it to the top rankings is shooting world class scores. हुँ। सो लाइक आपने एक ये चीज़ देखी होगी कि लाइक आप एक गर्ल हो, और बॉयज़ की रेशियो गर्ल्स से ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर, मतलब स्पोर्ट्स में स्पेशली मैंने देखा है कि अगर बॉयज़ 4 हैं तो वहाँ पर 1 गर्ल मिलेगी। ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा है। तो राइफल शूटिंग में भी ऐसा है, और ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब गर्ल्स क्यों वहाँ पर जा नहीं पाती स्पोर्ट्स में? So I think this is not specifically with respect to shooting. This is specifically हर स्पोर्ट में ये काफी बार या देखने को मिलता है कि the gender ratio is very disturbed या when you compare the male gender ratio to the female gender ratio. And I think in general ये इसका कारण ऐसे है क्योंकि इन इंडिया स्टिल काफी नॉर्मलाइज होना ये थॉट प्रोसेस है कि गर्ल्स हुँ, कैन ऑल्सो टेक अप स्पोर्ट, मतलब लड़कियां भी स्पोर्ट परस्यू कर सकती है, वो भी स्पोर्ट्स में करियर बना सकती है, या फिर वो भी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बिकॉज जनरल नोशन यही है कि स्पोर्ट इज अ बॉय थिंग और बॉयज आर गुड एट या स्पोर्ट्स, बट
ये धीरे धीरे काफी बदल रहा है, स्पेशली जब से आई हैव स्टार्टेड बीइंग इन्वॉल्व सीरियसली विद इन द स्पोर्ट्स कम्युनिटी, और मैंने जो 10 साल में ये बदलाव देखा है, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंज देयर, एंड I mean, it is really remarkable कि इतने short time में इतना change हो गया है. I mean, even when you talk about other sports now, there's so much popularity around women's hockey, women's cricket. So definitely Yeah. things are changing, but abhi bhi also there are miles to go before we can actually come up to the pace or come up to the culture of other developed countries like the America or the other parts of Europe. सो लाइक अब मैं आपसे ना आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे किया था और फिर एक इतनी अच्छी सक्सेस लाइक आपने सीए भी क्रैक किया और यहाँ पर भी आप इंटरनेशनल खेल के आए हो, तो दोनों को आपने बैलेंस कैसे किया, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो प्लीज। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था दैट देयर वर ट्रेड ऑफ्स। तो आई थिंक मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मैंने 15 साल की उम्र में 14 इयर्स की उम्र में पहली बार शूटिंग स्टार्ट की, एंड 15 वाज व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर इंडिया। और 15 इयर्स के एज में मेरा जो 10th बोर्ड्स हो गया था, एंड आई हैड डन वेरी वेल इन माय बोर्ड्स, आई हैड स्कोर्ड मोर देन 90%, एंड आई हैड आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया, सो आई न्यू दैट आई वाज गुड एट दीस टू थिंग्स। मुझे या दोनों करना था, बट डूइंग बोथ वाज इक्वली अ चैलेंज, बिकॉज नो मैटर बिल्कुल। हाउ मच यू ट्राई, दोनों काफी अलग गोल, तुम्हारे नंबर वन गोल नहीं हो सकते। सो आई हैड टू डिसाइड व्हाट विल बी नंबर वन एंड व्हाट विल बी नंबर टू, एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट कि ऐसे काफी सिचुएशंस होंगे जब मुझे नंबर वन को चूज करना होगा, एंड आई हैव टू लेट गो द नंबर टू गोल। सो आफ्टर या लॉट ऑफ थिंकिंग आई न्यू कि जितना मुझे शूटिंग से प्यार है और आई एम रियली पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट, I did not want to continue it at the cost of any of my academic goals. मतलब मेरे जो academic goals थे मेरे, मुझे उनको फोरगो करके शूटिंग कंटिन्यू करना था, ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी मैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, पढ़ाई विल ऑलवेज स्टे नंबर वन, एंड उसके साथ साथ जितना शूटिंग हो सके आई विल डू इट। तो फिर 10th के बाद 12th पे फोकस किया, एंड बाय द साइड शूटिंग वाज गोइंग ऑन। 12th के बाद ऑल्सो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बीकॉम के पैरेलली शूटिंग चलता रहा, और वैसे देखते देखते आई फिनिश 7 years विद द इंडियन टीम। बट जब कॉलेज के बाद सोच रही थी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि आगे क्या करना है, सीए ऑफ कोर्स ऑन माय माइंड। और जब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब सीए करना है, तभी एक बात मतलब पता थी मुझे कि अभी सीए ऐसा कोर्स है जहाँ पे मतलब मेरा काफी टाइम जाएगा, क्योंकि या सीपीटी और आईपीसीसी के बाद जो आर्टिकलशिप का पीरियड स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे you have to do a full-time job. So I knew at that point of time I definitely cannot keep up with being in the Indian team, क्योंकि आप अगर इंडियन टीम में हो तो काफी सारे नेशनल कैंप्स दिल्ली में अटेंड करने पड़ते हैं, काफी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनके लिए आउट ऑफ इंडिया काफी सारे दिन रहने पड़ते हैं। तो तभी फिर काफी एक कैलकुलेटेड और टफ डिसीजन ले लिया मैंने कि इट्स ओके, आई विल स्टेप डाउन फ्रॉम द इंडियन टीम फ्रॉम नाउ, और पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दूंगी अगले 3-4 सालों तक, जब तक सीए ना हो जाए। एंड या एक बार सीए हो गया, देन आई विल डेफिनेटली कम बैक टू शूटिंग, बिकॉज शूटिंग इज हियर टू स्टे। आई नो मतलब या ये स्पोर्ट की एक ब्यूटी है कि इट डजंट कम विद एन बिल्कुल। एक्सपायरी डेट कि आप 20-30 के बाद शूटिंग नहीं कर सकते, यू कैन इवन डू शूटिंग एट एज ऑफ 50 और 60। तो या इस वजह से मतलब जहां जहां मैं दोनों कर पाए और बैलेंस कर पाए, आई डिड बोथ, बट वेयर आई हैड टू मेक अ चॉइस, आई डिड चूज माय एकेडमिक गोल्स ओवर माय शूटिंग। सो लाइक मैंने ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में देखा है कि अगर आप 2-3 साल अगर स्पोर्ट्स को कट कर दो या थोड़ा सा कम भी कर दो ना, तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं उभर पाती जब आप फिर से ट्राई करते हो। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि लाइक जब मतलब 2-3 साल आपने छोड़ दिया और आपने सीए पे कंटिन्यू किया, तो वहां पर आप थोड़ा सा शूटिंग में लैग कर रहे हो, वो कोप अप करने में, वो वापस रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा होगा, तो वो आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? तो आई थिंक दिस रियली डिपेंड्स फ्रॉम स्पोर्ट टू स्पोर्ट। मतलब काफी सारे स्पोर्ट्स जैसे कि एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, उन या वो स्पोर्ट्स में तुम्हारा एक एज होती है व्हेन यू पीक और व्हेन योर परफॉर्मेंस इज एट द बेस्ट, और द मोस्ट एडवाइजेबल एज टू परस्यू द स्पोर्ट। बट लकीली शूटिंग का क्योंकि ऐसे नहीं है, इट्स अ स्पोर्ट इन विच यू कैन मेक अ कम बैक एनी टाइम। मतलब आपने थोड़े सालों की भी ब्रेक ले ली, यू कैन कम बैक एंड यू कैन ट्रेन योर सेल्फ टू go back to your performance before you took the break. Of course, break के बाद challenges will always be there, because every time आप break लेके वापस आते हो, it's as good as आप square one से शुरू कर रहे हो। तो even when I took my break from international shooting, तो भी मैं काफी सारे national और state level के matches खेल रही थी। In spite of that, जब भी मेरी CA final की exam खत्म हुई and I got back to training, it was as if मैं ये sport
मतलब शुरू से वापस सीख रही हूँ, मतलब ऐसी वाली फीलिंग थी, काफी स्ट्रगल हुआ पहले कुछ हफ्तों में, व्हेन आई वाज लाइक मैं कैसे इतने 10-10 घंटे पहले प्रैक्टिस करती थी, कैसे होता था, ये क्यों या नहीं हो रहा अब मुझसे। सो इट इज अ बैटल दैट यू हैव टू फाइट विद योरसेल्फ, बट अगर आपको किसी चीज का सीरियसली पैशन हो या फिर किसी चीज को आप सीरियसली चाहो तो यू विल नॉट गिव अप, यू विल स्टिक टू इट। एंड शूटिंग में मेरे साथ तो वही हुआ कि दो इनिशियली स्टार्टिंग में काफी कठिनाई हुई, आई केप्ट अप विद इट एंड आई मेक श्योर आई डोंट गिव अप। सो लाइक प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है स्पोर्ट्स की, मतलब राइफल शूटिंग के प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, आप क्या कहना चाहोगे? वेरी ऑनेस्टली कुछ भी नहीं, मतलब पीपल जनरली आस्क मी कि do I have to be of a certain height, do I have to be of a certain weight, and do I have to have a certain physique, but it is nothing at all. In fact, काफी लोगों की सबसे बड़ी misunderstanding होती है that if I have specs I cannot do shooting, but that is या also a lie. In fact, Abhinav Bindra, who's an individual या gold medalist himself, has specs, and he has a very high number, still he's able to shoot. तो काफी ऐसे equipments भी available है। In fact अभी shooting is a Paralympic sport also. So even Paralympians like participate या in shooting, and they या also take part in a lot of events in shooting. So there are no prerequisite conditions per se, but it's generally advisable not to start the sport till you're 12 or 13 years of age. क्योंकि मतलब before that if you start, your back is not to develop, you're still a kid, या फिर आपकी height एकदम ही कम होती है, उस वजह से आपको वो राइफल का वेट हैंडल करने को पॉसिबल होगा कि नहीं। तो ये सब चैलेंजेस की वजह से ऑलवेज स्टार्ट वंस यू रीच्ड एन एज ऑफ 12 और 13 इयर्स, दैट इज द जनरल रिकमेंडेशन। तो लाइक आपने कहा कि कोई भी स्पोर्ट्स 12 टू 13 की एज में करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ था, कनन टांडी मैम के साथ था। तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग करनी है ना, तो आप अपने बेटे या बेटी को क्या कहो, पहले से ही स्पोर्ट्स में डाल दो, ताकि वो कहीं भटके ही ना, लाइक वो अपने पाथ में कंसंट्रेटेड रहे। तो आप क्या कहना चाहोगे कि 12-13 साल की उम्र में स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या 4, ये क्योंकि कंट्रोवर्शियल होगी दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और वो एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, वो पूरे पेरेंटिंग को वो कर रहे थे। तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? तो इसमें कंट्रोवर्सी पर से है नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि स्पोर्ट में डाल दो, बट शी डिडंट स्पेसिफिकली से शूटिंग पर से। एंड हाँ। ऐसे काफी सारे बाकी स्पोर्ट है जो आप राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3 कर सकते हो। और हुँ, मैंने खुद आई फर्स्ट स्टार्टेड विद स्पोर्ट एट द एज ऑफ 5, सो आई वुड सजेस्ट व्हाट शी सेड इज एब्सोल्युटली राइट, समथिंग मैं उनके साथ अग्री करूंगी कि यू हैव टू स्टार्ट स्पोर्ट वेरी अर्ली, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। बट shooting जो sport है specifically because of the physical challenges that it has, if you want to start that sport, it is advisable to take it up after the age of 12. हुँ। सो लाइक आपकी इंस्पिरेशन क्या-क्या रही स्पोर्ट्स में? लाइक आप कोई पर्सन को फॉलो करते थे या जैसे अभिनव बिंद्रा जो हमारे फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, आपकी वो इंस्पिरेशन रही, तो आपने वो कैसे थोड़ा-सा मैनेज किया? बताओ? So I think when I started off the sport, the two idols that I had for me were Anjali Bhagwat and Suma Shirur, who themselves are also from India, and they are very established women rifle shooters themselves. So I used to look up to them, and I used to feel like, one day I want to be like them. They used to हाँ। be someone I used to idolize. But I हुँ, think 2 or 3 years into the sport, ऐसा भी time आ गया कि where I was actually being teammates with them, or I was actually participating in the same event as हाँ। them and representing Maharashtra. So that was like a dream come true for me. या सो लाइक राइफल्स शूटिंग में बहुत तरह-तरह की राइफल्स होती है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस की होती है, वो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की होती है। तो एक बार सबको उनके फीचर्स के साथ वो डिस्टिंग्विश कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा। Okay, so rifle shooting as a whole has a lot of events. तो उसमें rifle shooting होता है, pistol shooting होता है, then there is trap and skeet. So हुँ, trap and skeet के लिए you get something called a shotgun, because trap or skeet is that event जो open ground में होता है and you have to shoot the clay pigeons. Then हुँ, there is rifle and pistol shooting that happens in a much more controlled environment where there is a stationary target which is placed either at a distance of 10 meters or 25 meters or 50 meters. And मतलब पिस्टल में देयर इज 10, 25 एंड 50, और राइफल में सिर्फ 10 और 50 है। तो हुँ, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से डिस्टेंस का इवेंट कर रहे हो, मतलब आप 10 मीटर्स कर रहे हो, 50 मीटर्स करते हो, उसके बेसिस पे आपकी जो राइफल है वो इट वेरीज बाय मैन्युफैक्चर ऑल्सो, एंड इट वेरीज बाय बोर ऑल्सो। बोर मतलब 10 मीटर्स के लिए 0.177 बोर की यूज होती है, और 50 मीटर्स के लिए 0.22 की यूज होती है।
सो यू मतलब आपको फिर कौन से बोर की राइफल यूज करनी है और ऑल्सो कौन से मैन्युफैक्चर की यूज करनी है. सम ऑफ द फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स आर देयर Walther, there's Anschutz, there's Steinberg both. So there are a lot of different varieties of rifles that are available in the market. हम्म. सो लाइक आपके पेरेंट्स का क्या वो रिएक्शन था जब आपने कहा कि मेरे को राइफल शूटिंग करनी है? क्योंकि जब आप 13 इयर्स की एज थी तो वो काफी उस टाइम तो स्पोर्ट्स स्पेशली गर्ल्स के लिए था, और ऊपर से राइफल शूटिंग इंडिया में उतनी नहीं चल रही थी. शायद आज चल रही होगी बट उस टाइम पे नहीं थी. तो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि भाई मतलब पापा या मम्मी मेरे को ये स्पोर्ट्स खेलना है? तो ऑनेस्टली उतना कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं मतलब आई वाज वेरी क्यूरियस किड, तो हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ नया करने को पसंद था. तो कभी डांस क्लास, कभी सिंगिंग क्लास, कभी बास्केटबॉल का स्पोर्ट, कभी थ्रोबॉल का स्पोर्ट, कभी चेस का स्पोर्ट. आई यूज्ड टू ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. और मॉम यूज्ड टू सपोर्ट मी. शी यूज्ड टू बी लाइक ट्राई एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, क्योंकि जो स्कूल के तुम्हारे ईयर्स होते हैं, दिस इज द ईयर इन विच यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर एज मच एज यू वांट. फिर एक बार कॉलेज में जाओगे, जॉब में जाओगे, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा. बट स्कूल में तुम जो चाहो वो, मतलब स्कूल के टाइम में मैक्सिमम ये करते रहो. सो जब मैंने मॉम को शूटिंग के बारे में बताया, शी वाज लाइक हाँ चलो ट्राई करते हैं, ये करते हैं, जाते हैं शूटिंग रेंज पे, ये करते हैं. तो शी वाज एक्चुअली मोर एक्साइटेड देन मी. ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू डैड, क्योंकि डैड के जॉब कमिटमेंट्स की वजह से वो हमेशा ट्रैवल करते रहते थे एंड ही यूज्ड टू बी वेरी लेस एट होम. उनके लिए हर बार एक सरप्राइज होता था कि तुमने ये क्या नया शुरू कर लिया. लाइक मैं 10 दिन फ्लाइट पे गया, वापस आके तुमने कुछ नया क्लास शुरू कर दिया, तुमने कुछ नया स्पोर्ट शुरू कर लिया. तो फॉर या हिम इट वाज ऑलवेज अ सरप्राइज. तो जब मैंने शूटिंग के बारे में भी उन्हें बताया, ही वाज लाइक हाँ ठीक है चलो अभी ये भी कर लेते हैं. सो लाइक मैं स्पेशली ना क्रिकेट बहुत ज्यादा देखता हूँ, और मैंने ये चीज देखी है कि लाइक कैप्टन कूल कहा जाता है MS धोनी को, या एग्रेसिव कैप्टन कहा जाता था विराट कोहली को. और वो ना बहुत ज्यादा स्टेबल रहते थे वाइल प्लेइंग द स्पोर्ट्स, और मतलब स्टेबिलिटी उनके अंदर काफी देखी है मैंने वाइल वॉचिंग द मैच. तो लाइक स्टेबिलिटी कैसे आती है पहले राइफल शूटिंग में और एक मतलब कंप्लीट स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर, तो वो बताओ थोड़ा सा. So I think by stability of, मतलब आप मे बी मेंटल कामनेस या कंपोजर को रेफर करें. सो आई थिंक दैट रियली कम्स, आप जितना गेम में घुसते जाते हो ना, दिस इज समथिंग दैट वेरी नेचुरली कम्स टू यू. फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद के बारे में बात करूँ, तो जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं ये स्पोर्ट कुछ ज्यादा हाई लेवल पे खेलूंगी. तो मैंने पहले इंटरनल स्कूल के मैचेस में पार्टिसिपेट किया. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग स्कूल, देन आई स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग बॉम्बे, देन महाराष्ट्र एंड देन इंडिया. बट एट एवरी स्टेज इट वाज अ वेरी बिग लर्निंग प्रोसेस. स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैच प्रेशर कैसे डील करूं, हाउ टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इफ आई फेल. सो all these thoughts come to your mind, but it is through this entire experience that you have, क्योंकि sports जो है उसमें आपको you get to experience everything. You get to experience the pressure of expectations, the pressure you put on yourself. You get to experience match pressure. You get to experience success. You get to experience failure. काफी बार ऐसे भी होता है that you really work hard for a match and आपके last day तक आपकी training बहुत सही चल रही है, but on match day things just don't work out. And at a very early age, because of this through sport, I learned that some things just don't work out, or sometimes it just doesn't go your way, or sometimes you give it everything you want, but you आपको medal नहीं मिलता. तो all these important things, as in how you learn, as in how you mature in the sport, फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड ये स्टेबिलिटी या कंपोजर होता है वो आ जाता है. तो आपने अभी मतलब काफी दिग्गजों की बात की है, लाइक विराट कोहली एंड एवरीथिंग, हु स्पेंट लाइक इयर्स इन द स्पोर्ट. उन्होंने इतने सारे मैचेस खेले, दे हैव गिवन सच अ टफ फाइट जस्ट टू अर्न अ spot in the Indian team to be wearing that jersey. तो of course उस लेवल के मेच्योरिटी के बाद उतना कंपोजर तो आ ही जाता है. हम्म. सो लाइक मैं थोड़ा सा अब ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप पोडियम पे खड़े होते हो, जब आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, जैसे लाइक आपने इंडिया जर्सी की बात करी, विराट कोहली ने बहुत सारी वो की है स्पोर्ट करने के लिए, तो आपने भी वो एक ट्रैक सूट ट्रैक मिलता है लाइक उसमें लिखा होता है इंडिया, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मूवमेंट कैसा होता है? फिर जब आप पोडियम पे मेडल रिसीव कर रहे होते हो, वो मूवमेंट मेरे को लगता है बहुत खास मूवमेंट होता है. लाइक अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में, तो वो एक मूवमेंट देख रहा था उनके फेस पे, तो आप वो थोड़ा मूवमेंट को थोड़ा सा जस्टिफाई कर दो. So I think the most favorite part about me representing India for me was वो jersey चाहिए मुझे. मतलब
मैं जब भी 13 साल की थी, शूटिंग जो शुरू किया पहली बार नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए जब अहमदाबाद गई थी, एंड तब मैंने किसी को देखा था ऐसे दूर खड़े किसी को जिसने इंडिया की जर्सी पहन रखी थी और पीछे इंडिया लिखा हुआ था। तभी मुझे ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे नेशनल में मेडल चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसे कुछ नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे वो टी शर्ट चाहिए, और मुझे वो टी शर्ट ऐसे खरीद के नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू अर्न दैट जर्सी ताकि मैं भी इंडिया ऐसे बैक पे पहन के घूम सकूं। सो दैट वाज माय गोल, एंड वो जो एक चीज थी ना कि मुझे ये चाहिए, दैट एक्चुअली पुश्ड मी टू outperform at nationals, and that actually pushed me to qualify for the Indian team. So of course वो jersey पहनना, it's a very surreal feeling, and मेरे लिए तो that was the most motivating thing that actually pushed me to make my international debut at the age of 15. So, like, do you think that goal fixing is a great thing for a person to complete their challenges or their goals? So, what do you feel? Of course it is. In fact, मतलब many years back, जब तक मैं journalizing नहीं करती थी, और I used to not believe in all these things of having a vision board or goal setting. Things are very different, you know. जब तुम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, you're letting things come to you, you're going with the flow, and you're as in how things work out, you're taking things as they come. But जब आप proactively goal setting करते हो, trust me, that is the big game changer. जब you write down your goals, you make a plan. When those plans don't work out, you hold yourself accountable. या फिर you're like, ये मेरा goal है, अगर plan A काम नहीं करा तो मैं plan B यूज करूंगा, C ये करूंगा, but I won't give up. So goal setting, I think, is very important. Since the time I have started goal setting, since the time I have started journalizing, it's been the big game changer for me. उसके वजह से I think एक accountability सी भी आ जाती है, and you start becoming more aware of what am I doing, where do I see myself 2 years or 3 years down the line. And I think it's very important कि आपके पास ये सब प्रश्नों के उत्तर हो if you really want to achieve great things in life. तो लाइक आपने वो जैसे मैच के टाइम पे वो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कई बार कि लाइक वो अपोनेंट ज्यादा अच्छा वो कर रहा है, हमारा उतना अच्छा ना भी हो, तो एक प्रेशर बन जाता है। आपने भी कई बार कहा कि प्रेशर रहता था, तो वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते थे? सो आई थिंक स्टार्टिंग में जब ज्यादा समझ नहीं होती स्पोर्ट की, वो प्रेशर काफी आता था मुझे, बट बिकॉज शूटिंग इज अ वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट वेयर देयर इज जीरो इंटरेक्शन विथ योर कॉम्पिटिटर व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम, क्योंकि आप तुम्हारे सब अपने फायरिंग पॉइंट पे खड़े हैं, एवरीबडी हैज देयर ओन इक्विपमेंट, एवरीबडी हैज देयर ओन टारगेट, यू आर डूइंग योर थिंग. सो बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली इंडिविजुअल स्पोर्ट, स्टार्टिंग में वो होता था कि मैं कंपेयर करूं कि मुझे इससे ज्यादा स्कोर करना है, मुझे इसको बीट करना है, बट इवेंचुअली यू ट्रांजिशन टू अ फेज जब आपको पता चलता है कि मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है आज मैच में, या फिर मुझे खुद का पर्सनल बेस्ट बीट करना है. एंड व्हेन यू फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, मतलब ऑटोमेटिकली आप रैंकिंग्स में पहुंच ही जाते हो, बिकॉज इवन इफ योर बेस्ट इज नॉट इनफ फॉर गिविंग यू अ मेडल राइट नाउ, आप अगर उसी राह पे चलते गए in a few months or in a matter of a few years, you will definitely reach the rankings. And if you adopt this approach of not constantly comparing yourself to anyone else or not performing better than anyone else, you just focus on yourself and you try to be the best version of yourself. वो एक benchmark आप set कर लेते हो कि मैंने ये level अभी achieve कर लिया, अभी इसके ऊपर ये, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है. So I think that is really more important. सो लाइक आपने बताया कि आप सीए भी कर रहे थे और आपने शूटिंग को भी फोकस किया, तो ऐसा आपको ऐसा नहीं लगा कि आप दो नाव पे सवार हो रहे हो? और मेरे को अब जब मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया था और जब मैंने इंजीनियरिंग साथ साथ कंटिन्यू करी थी, तो मतलब अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि भाई तू दो नाव पे सवार हो रहा है, तो तू फोकस नहीं है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कभी यूट्यूब की तरफ जाएगा, कभी पढ़ाई की तरफ जाएगा, तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड मतलब मैंने बहुत सारा डिमोटिवेशन फेस किया था। तो आप पहले मतलब दो नाव पे सवार होने पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? लोगों का तो काम है कहना, तो मुझे भी काफी फीडबैक ऐसे मिला है कि तुम दोनों करने जाओगे, किसी एक पे भी फोकस नहीं होगा, या किसी एक चीज पे फोकस करो. स्पेशली स्पोर्ट करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर से ध्यान हट जाएगा, तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो. सो आई थिंक लोगों को जो कहना है उनको कहने दो. एंड इंडिया में एडवाइस इज वेरी चीप, इट्स वेरी फ्री. मतलब तुम किसी को जानते ना हो, फिर भी दैट पर्सन एट टाइम्स डजंट हेजिटेट टू कम एंड गिव यू a piece of his mind or to give you a free advice. So of course मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जाके सबसे झगड़ो या फिर prove them wrong with your actions. You do your thing. मुझे भी काफी लोगों ने ऐसे बताया, but
of course, the best way to shut them up was to shut them up with all my achievements, or to shut them up with all my actions. So, of course, what such people say is totally wrong. इसलिए मैंने मतलब स्टार्टिंग में ही कहा था कि you should have the clarity कि तुम्हें क्या करना है. अगर तुम्हें दोनों चीज करना है, trust me, you will figure out a way to do both. बट ऑफ कोर्स उसके लिए काफी डिसिप्लिन की जरूरत है, काफी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है. और अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ गया वेर यू have to choose between your college and if you choose between your YouTube, you should have clarity what is more important to you and या what is your choice. और फिर उस situation में choose what is more important to you and prioritize that. सो लाइक आपने प्रैक्टिस कितने घंटे करी थी लाइक शूटिंग को एक इस लेवल तक पहुंचने के लिए? सो आई थिंक जब इंडियन कैंप्स में होते हैं ऑलमोस्ट दिन भर ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है. हमारा दिन सुबह 9 बजे के आसपास शुरू होता है एंड वी प्रैक्टिस टिल 5-6 इन द इवनिंग. और जब हम बॉम्बे में होते थे, क्योंकि काफी बाकी टाइम कॉलेज चलता था, साइड में पढ़ाई चलती थी, तो दैट टाइम ऑल्सो गुड 5 to 6 आवर्स अ डे तो प्रैक्टिस हो ही जाती है. एंड क्योंकि मैं 3 इवेंट में थी, मतलब मैं स्मॉल बोर के 2 इवेंट खेलती थी और फिर एयर राइफल का भी इवेंट खेलती थी, क्योंकि मैं 3 इवेंट खेलती थी. माई टाइम यूज्ड टू गेट डिवाइडेड इक्वली बिटवीन दीज 3 इवेंट्स. तो उस वजह से मतलब 2 घंटे शायद एयर राइफल की रेंज पे जाते थे, बाकी के 3 घंटे या 4 घंटे .22 के 50 मीटर रेंज पे जाते थे. तो क्योंकि मेरे इतने सारे इवेंट्स भी थे, मेरी प्रैक्टिस मतलब ऑलमोस्ट चलती थी. इट यूज्ड टू गो ऑन फॉर अबाउट 30 to 35 आवर्स अ वीक वेरी इजिली. सो लाइक कल मैं एक मिलियनेयर से बात कर रहा था और उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि हर्षित, मैं ना जब स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स तो एक बार के लिए कन्विंस हो गए थे, बट जो मेरे रिलेटिव्स थे और जो मेरे पड़ोसी कह लो, कुछ दो चार होते हैं ना जो साथ में मतलब रहते हैं, वो कह रहे थे मेरे पापा को कि यार क्या कर रहा है आपका लड़का, देखो हमारा लड़का तो ये कर रहा है. तो मतलब ये चीज आई थी कि शर्मा जी का लड़का तो ये कर रहा है, वर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है? ये थोड़ा कोई करने की चीज होती है, ऐसे नहीं होता. तो मतलब रिलेटिव्स और जो वो वाला प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को डिमोटिवेट कर देता है कि आपका बच्चा गलत जा रहा है. तो आपका क्या पॉइंट है उस पे? तो आई थिंक मैं ऐसे काफी एग्जाम्पल बता सकती हूँ जो जहाँ पर लोगों ने ऐसे मतलब बिहेवियर किया है कि जरूरत नहीं है वहां पे एडवाइस दी है, जरूरत नहीं है वहां अपनी टांग अड़ाई है. बट आई थिंक यू शुड जस्ट लर्न टू इग्नोर दीज थिंग्स. एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी चीजें मुझे भी अफेक्ट करती थी. हम्म. मतलब आई नो हाउ इट इज लाइक टू बी अराउंड रिलेटिव्स. मैं खुद जॉइंट फैमिली हाउस होल्ड में मेरी सारी अपब्रिंगिंग में मेरा पूरा चाइल्डहुड रहा है. सो I know how it is when you have to share your environment, or you have to share a healthy relationship with your या extended family or your relatives. तो काफी बार ऐसा होता है कि वो अपने ओपिनियन देते हैं. I'm not saying in the wrong sense, but sometimes in a very good faith also they give it कि वो genuinely आपका भला चाहते हैं. But at times what they fail to understand is कि मतलब you should also be allowed to do what you want to do. तो जो चीज उनके नजरिए से गलत है, वो सही मायने में शायद गलत भी ना हो. सो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इन सच सिचुएशंस इज टू just ignore these people and focus on yourself. And of course to do this thing, यहाँ पे पेरेंट्स की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज if they don't support you, it's like you're fighting the battle alone. But अगर उनका सपोर्ट रहा तो काफी काफी ज्यादा आपको एक मॉरल सपोर्ट हो जाता है. सो लाइक आप ये कहना चाहोगे कि पेरेंट्स से छुप के भी कई बार काम करना पड़ता है. तो आपका मतलब जैसे लोग स्टार्टअप कर रहे होते हैं, या मैं कैरी मिनाटी की बात करूं, उन्होंने कहा था कि मैं जब मेरे 40,000 सब्सक्राइबर हो गए थे तब मैंने अपने पापा को बताया था कि पापा मेरी ये है, और मेरी तब इनकम आनी शुरू हुई थी, तो पापा ने कहा था जरूर कर कर यहाँ से, ये अच्छी चीज है. तो आपको ये लगता है कि कई बार आपको पेरेंट्स से छुप के भी काम करना पड़ता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं है? हुआ है, क्योंकि मैंने बताया मैं जॉइंट फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग हो चुकी है. आई यूज्ड टू शेयर द रूम विद माय पेरेंट्स. तो मतलब कोई स्कोप ही नहीं था किसी से कुछ छुपा के कुछ करने का. जो भी है सब उनके सामने था सब. और अगर मैं कुछ बात बताती भी नहीं तो भी उन्हें पता चल ही जाता था. तो ऐसे कुछ कभी छिपाई नहीं है उनसे. बट आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे फिर इसमें, कि बताएं या ना बताएं? सो आई थिंक दिस अगेन इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, क्योंकि हर एक के पेरेंट्स अलग होते हैं, हर एक के घर पे एनवायरनमेंट अलग होता है. बट आई वुड जस्ट से कि जो भी डिसाइड करो, मेक श्योर यू थिंक वेरी रैशनली एंड मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ इट मतलब आप किसी को काफी ज्यादा हर्ट नहीं कर रहे हो. एंड बाय हर्ट आई मीन नॉट जस्ट हर्टिंग योर पेरेंट्स, बट ऑल्सो मीन हर्टिंग योर ओन पर्सनल गोल्स और योर एम्बिशंस. तो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड बिफोर यू टेक अ डिसीजन. हम्म.
सो लाइक एक मैं आपकी टेड टॉक से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने टेड टॉक दिया हाउ टू गेट सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो होगा। So of course मैंने ये TED Talk लास्ट ईयर मार्च में दिया था एंड व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट TED Talk, जनरली हाउ इट वर्क्स इज टेड की टीम आपको पूछती है आपको कौन से टॉपिक के बारे में बात करना है। तब तक ऑलरेडी मेरा एनजीओ था एक गुड 4-5 years के लिए रनिंग था, तो काफी लोग ऐसे आते थे और मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हारा एनजीओ क्या करना चाहता है, हाउ आर यू अचीविंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू स्पोर्ट, तुम ये दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज भी कैसे कर रहे हो। सो व्हेन आई गॉट द चांस टू गिव अ टेड टॉक आई जस्ट न्यू कि ये पहला मेरा टेड टॉक इसी चीज पे होगा, वेयर आई वांट टू रियली कम आउट एंड एक्सप्लेन टू पीपल यू नो हाउ यू कैन अचीव सस्टेनेबिलिटी थ्रू स्पोर्ट में क्या काम कर रही है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है और इसकी क्या जरूरत है इन अ कंट्री लाइक इंडिया। So या my entire TED talk was about it, and it's largely about कि sports कितना इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम बच्चों को एट अ वेरी अर्ली एज इम्पोर्टेंट वैल्यूज सिखा सकते हैं जो वो किताबों से नहीं या फिर अपने क्लासरूम के चार दीवारों के बीच नहीं सीख सकते, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है जहाँ पे वो आ सकते हैं, काफी फेलियर के बारे में एट एन अर्ली एज सीख सकते हैं, सक्सेस के बारे में सीख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें ये सीखने को मिलता है कि जब तुम टीम में होते हो तुम कौन सी भाषा बोलते हो या फिर तुम कौन से जगह से बिलोंग करते हो, नन ऑफ दिस इवन मैटर्स, क्योंकि हमारे कंट्री में कास्ट क्रीड रिलीजन की वजह से इतने सारे डिस्पैरिटीज है। पर जब तुम कोई गेम खेल रहे हो, तुम स्पोर्ट्स टीम में हो, सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टीम एंड द गेम। सो व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू लुक बियॉन्ड ऑल दीज डिफरेंसेस एंड वी एम्पावर देम इन सच अ वे एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब आप एक पूरे फ्यूचर जनरेशन को विद द राइट अपब्रिंगिंग या गाइड कर रहे हो। या सो लाइक मैं एक ये चीज पूछना चाहूंगा, आपने नेशनल भी खेला है, आपने इंटरनेशनल लेवल भी खेला है, तो आपकी लाइफ में वो वर्स्ट डे या वर्स्ट मतलब गेम कब गया जिसमें आप वो भूलना भी नहीं चाहते उस स्पोर्ट्स को, ऐसा कुछ हुआ था आपकी लाइफ में वो गेम को? So I think there is no worst game or anything, but ऐसे काफी matches हो चुके हैं where I have really sacrificed a lot for the match. It was a very important match and it really mattered a lot क्योंकि काफी महीने ट्रेनिंग की थी, and those matches especially have gone wrong because on match day I couldn't deliver my best या फिर I was not at my best, तो एक वो ऐसी भी फीलिंग रहती है ना कि I let myself down। तो ऐसे काफी मैचेस हुए, but I think इट्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि ऐसे जब मैचेस होते हैं वे यू नो दैट यू आर द रीजन यू डिड नॉट गेट द मेडल टुडे, यू डिड नॉट परफॉर्म वेल टुडे, मतलब ये वो एक एक्सेप्टेंस भी हो जाता है कि ठीक है गलती हो गई मेरे से, एंड यू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ आल्सो, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में सिर्फ गलतियां नहीं करने वाले हो, तुम ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में out of sports and a lot of other aspects where you're going to goof up. I mean, we all are humans, we're all bound to make mistakes, and every time you make your mistakes I think it's very important to forgive yourself because nobody can be perfect. So वो एक जो अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। या सो लाइक मैंने जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं, तो मैंने एक चीज देखी है कि वो या तो वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं या फिर वो मेडिटेशन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेडिटेशन करके अपने अंदर को शांत रखते हैं। तो आप मेडिटेशन को पे आपका क्या पॉइंट है और फिर एग्रेसिवनेस पे आपका क्या पॉइंट है? So I think meditation is very very important, and I'm someone who is more on the less uh, less on the aggressive side and more on the calm and composed side. Matlab, if you go to see even my choice of sports, aggressive sports have never worked for me. So I rather want to adopt a more tactical, mental, or a calmed approach to things. So meditation has been almost very useful for me, but it's not been useful कि मेरा aggression कम हो. It's been more useful ताकि मुझे जो एक मैच प्रेशर आता था या या फिर मैं जो ओवर थिंकिंग करती थी कि मैच का क्या आउटकम होगा, आज क्या होगा, मेरा कितना स्कोर होगा, मेरे कॉम्पिटिटर का कितना स्कोर होगा, वो थिंकिंग को ईज आउट करने के लिए या फिर जस्ट टू calm myself before the match, that was where meditation really helped me. सो लाइक जो आपकी जो राइफल होती है, मतलब जो जिसमें आप गेम खेलते हो, उस राइफल से किसी को चोट भी लग सकती है, किसी का मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ किसी की जान भी जा सकती है, आप उस पे क्या कहोगे? Yes, of course. जो पॉइंट टू की राइफल है दैट इज लीथल फॉर 1.5 किलोमीटर्स, तो उसमें से गोली निकलने के बाद विद इन 1.5 मीटर्स की रेंज में जो भी है उसको उसके वजह से काफी नुकसान या चोट पहुंच सकती है। इसके वजह से हमारे लिए हमारे काफी स्ट्रिक्ट रेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हेन टू कीप योर राइफल लोडेड अनलोडेड,
where to point your rifle, how to box and unbox your rifle. सो लाइक आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, आप पूरे इंडिया में ट्रैवल भी कर रहे हो, आप महाराष्ट्र में गए हो, आप दिल्ली आए हो, आप गुजरात आए हो, तो आप इंडिया को स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हो, कैसा है हमारा इंडिया? So I think every part of India that I've traveled, हर एक स्टेट के हर एक जगह की अपने स्पोर्ट्स की हिस्ट्री और अपने स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हैज इट्स इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, वैसे हम्म, पंजाब में भी अपने पॉपुलर स्पोर्ट्स है. सो आई थिंक एवरी state or every region has its own sporting story to tell, and I think that is the beauty of the country, क्योंकि हम इतनी बड़ी country है, we are almost a subcontinent, and हम्म, आप साउथ इंडिया को देखो तो it is tangentially different from the northern या part of the country, and because बिल्कुल, we are so different as people, the choice of sports we enjoy, the choice of sports we participate या in is also very different, and I think that is the most beautiful thing I feel when it comes to traveling to different parts of the country for sports. हम्म, और लाइक आप इंडिया वर्सेस डिफरेंट कंट्रीज के बारे में क्या कहोगी? लाइक आपने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, आपने यूके में खेला है, तो वो इंटरनेशनल लेवल हो गया, तो अदर कंट्रीज वर्सेस इंडिया का लेवल क्या है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आपने बहुत सारे खेले हैं? तो मैंने ज्यादा करके अपने सारे मैचेस यूरोप और एशिया में ही खेले हैं. हम्म, सो आई जस्ट फील कि आप किसी भी डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में अगर इंडिया को देखें तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर improvement also in the kind of facilities and the infrastructure they have versus what we have, versus the cohort of coaches or experts they have versus what we have. But हम्म, I just feel that overall in most of the sports we're really excelling and we're really doing well. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 2008 के ओलंपिक्स देखो, मतलब तब की ओलंपिक परफॉर्मेंस और तब की ओलंपिक टीम्स को देखो, और अगर आप 2021 के कंपैरिजन करो तो वी आर फील्डिंग टीम्स इन सो मेनी मोर इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स देन वी यूज्ड टू फॉर 2008. We are getting medals in so many different sports than we get in 2000 and than we had in 2008. For example, अभी javelin throw, shot put, ये सब sports या that shot to fame after the 2021 Olympics, it was very rare. Before this, nobody even knew about the sport of javelin throw. But अभी काफी लोगों में या एक revived enthusiasm आ गया है कि we want to try athletics. हम या मतलब now खो खो, badminton, cricket are not the only favorites. लोगों को shooting करना है, लोगों को athletics करना है. There's so many girls who, after watching Mirabai Chanu, they want to actually take या up weightlifting. So I think that is the kind of change we need as a country. हम्म, सो लाइक राइफल शूटिंग में मैंने ऐसा देखा है कि आप ना एक आंख बंद करके और फिर वो आप निशाना लगाते हो, मतलब मैंने ये बहुत सारी उसमें देखा है, अभिनव बिंद्रा का देखा था, आपने भी अपनी एक प्रोफाइल में डाल रखा था तो मैंने देखा था, तो वो ऐसा क्यों होता है? मेरे को एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि लाइक जब मैं छोटा था, क्योंकि तभी आए थे ना 2008 या 2012 के ओलंपिक्स थे जब अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो मैं वो देख रहा था, मैं कहा यार ये क्यों हो रहा है, एक आंख क्यों, जब वो दोनों आंख से खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा ना उनको, एक आंख से ही क्यों? So I think I mean, आपने अगर जब शूटिंग की बंदूक देखोगे आप, so the या way we have to aim, we have to focus on a foresight. मतलब एक तरीके से अलाइनमेंट होती है कि आपको फोरसाइट को टारगेट के साथ एक तरीके से अलाइन करना होता है, एंड वो हम्म, कंसिस्टेंटली वैसे ही अलाइन करना होता है ताकि आप बुलजाई हिट करें. और बिकॉज वी वांट टू फोकस ओनली फ्रॉम वन पर्टिकुलर एंगल और पर्सपेक्टिव ऑन द फोरसाइट, जिसकी वजह से there is only one dominant eye we can use. तो अगर या आपका आप generally right handed हो तो your dominant eye is also by default the right eye. If हम्म, you're left handed, by default the dominant eye is also the left eye. तो आपकी जो dominant eye है, का आप कंसिस्टेंटली वही आई से और उसी एंगल से वो फोरसाइट को देख के अगर एम करे तो फिर आपका कंसिस्टेंटली वहीं पे बुलजाई लगेगा. So that is the reason, because we are only using one eye to avoid vision from the other eye or to obstruct हम्म, unnecessary distraction from the other eye, हम एक ब्लाइंडर पहनते हैं. सो लाइक फ्यूचर स्कोप क्या है राइफल शूटिंग का? I think it's huge because the popularity of the sport is growing. काफी अलग-अलग events आ रहे हैं. Now we're trying to normalize the gender ratio also in the sport. इसके वजह से mixed या team events आ रहे हैं. काफी ranges भी इंडिया में खुल रहे हैं. So that just means more people from tier 2 and tier 3 cities will also be able to actually get into the race or the talent pool of existing shooters. So keeping all this in mind, I just feel the scope is great, and I think with every Olympic cycle, we're just going to see more and more great talent coming ahead and representing our country. सो लाइक कोविड ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया कि
बहुत ज़्यादा आप मतलब आपकी प्रैक्टिस भी छूट गई होगी और साउथ में तो बहुत ज़्यादा आप कोविड फैला था। तो फिर आपको वो कैसे इम्पैक्ट किया? क्योंकि आपकी सारी प्रैक्टिस छूट चुकी है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो घर में वो प्रैक्टिस हो नहीं सकती, तो आप उस पे क्या कहना चाहते हैं? मतलब कैसे हुआ आपके साथ? I think COVID impacted everyone. There wasn't one sport or one sports person who या wasn't impacted, but I think वो एक tough phase था, a phase that we all were trying to sail through. काफी लोगों ने घर पे अपनी makeshift sports training शुरू करी, काफी लोगों ने घर पे exercises अपने शुरू किए जो ordinary बाहर या फिर gym में जाके करते थे. So I think we all found our personal ways to stay in touch with the sport. And once the lockdown was over and everything opened up, I think लोग बस रुके ही थे कि कब हम हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम से वापस जा सके. हुँ। सो आपके जो फ्रेंड्स थे, जो स्कूल लाइफ में आपने वो स्टार्ट कर दी थी, तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? यार प्रियल आज भी नहीं आई, ये प्रियल तो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही लगी रहती है, हमारे से तो मिलती नहीं। तो वो आप बैलेंस कर पाते थे वो सोशल लाइफ को और अपनी स्पोर्ट्स लाइफ को? So of course I didn't have as much as a social life as my other friends, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम होता था to make plans, to hang out with each other, to go for lunch, dinner or movies, and I had to very selectively use my हाँ। time क्योंकि मेरे पास relatively कम free time रहता था. But the good thing was all my friends were very understanding and they knew how passionate I was about shooting. इसलिए it used to never bother them कि मैं आधे टाइम नहीं रहती हूँ या फिर I have to always travel for sports. So that way I was very lucky to have very good friends. हुँ। सो एक चीज़ ये आती है कि मेरे को ना एक इंजीनियर ने ही बताया था कि हर्षित भाई जो आपका इंजीनियरिंग लाइफ है ना या कॉलेज लाइफ होती है, उसमें आप ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। पर आपने मेरे को एक चीज़ कहा कि मैंने स्कूल लाइफ से ही बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, स्पोर्ट्स में गई। तो मेरे को ये चीज़ लगती है यार हमारी जो स्कूल लाइफ थी ना वो वर्थलेस थी, कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। बट आपकी स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि अगर आप ट्राई करते हो, तो शायद आपकी स्कूल लाइफ भी अच्छी हो सकती है। आप इस पे कहना चाहते हो मतलब? No, क्योंकि I think ऐसा कुछ भी हो जाए, I don't think so you should ever blame yourself for having a worthless school life because for everyone the priorities are very different. मतलब मेरे भी काफी जो friends है, for them they really want to enjoy school life, they want to really enjoy their social life. तो उन्हें ये सब सारी चीजें कि मैं साइड हसल रखूं या पैशन रखूं या फिर और 10 चीजें करूं जैसे कि मैं करती हूँ, it doesn't appeal to them, and I think that is totally cool. I mean ऐसे ऐसे कुछ नहीं है कि क्योंकि मैं इतने सारे चीजें करती हूँ I just feel this is the right thing. So I just feel it's a very personal choice. और अगर आप ऐसे कोई हो जिनको बस स्कूल लाइफ एंजॉय करनी है, कुछ बाकी ज्यादा करना नहीं, you want to have a very happy go lucky approach, I think that's very nice and definitely not something you should blame yourself to be worthless for. हुँ। मैम आप गर्ल्स को क्या एडवाइस करना चाहते हो कि आपने स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा फोड़ा है और सीए तो आपने क्रैक किया ही है। तो दोनों चीज़ आपकी एक लाइफ बहुत स्टेबिलिटी है और आप काफ़ी अच्छा क्रैक किया आपने। तो गर्ल्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्योंकि गर्ल्स कुछ नहीं कर रही मतलब स्पोर्ट्स में नहीं जा रही स्पेशली। तो वो एडवाइस देना ज़रूरी है। आप क्या कहोगे? बीइंग अ गर्ल? तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही है, ऐसे डेफिनेटली है कि वो काफी कुछ करना चाहती है, बट हाँ, आई थिंक उनको एज अ गर्ल, मतलब जैसे आपने काफी बार सजेस्ट किया कि रिलेटिव्स ये बोलते हैं वो बोलते हैं, या सो आई थिंक girls end up thinking more than boys do about all these aspects because we just feel we are more answerable. We just feel कि हमें ज्यादा responsibility है as a girl to maintain a certain image in the society or what we do. So I just feel that one advice I would want to give is just be yourself. And अगर आपको कुछ करना है then don't think about anything else कि लोग क्या कहेंगे, what if I pass or I fail, या फिर is sports even for me, इसमें क्या career है. The best advice I would have is just do what you feel like, and trust me, when you're really passionate about something na, all opportunities and doors open up. For example, when I also pursued sport, I used to think that 10 years down the line, क्योंकि academics matters more to me और मुझे एक certain career एक accounts और finance में करना था. I always kept asking myself, तब ये sports का कुछ फायदा होगा क्या? But everything in the end matters. Each and everything you do, every extra passion you pursue, side hustle you do, every new kind of experience that you live, somewhere or the other really contributes positively to who you become ultimately as an individual. So I think don't listen to anyone and just do what you feel right. तो हर स्पोर्ट्स में ना कोच होते हैं, मेंटर्स होते हैं और मुझे लगता है कि लाइफ में मेंटर्स अगर आपकी लाइफ में मेंटर है ना तो वो आपकी एक लाइफ फ्रूटफुल बना देते हैं।
तो आप मेंटर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहोगे? लाइक आपने भी बहुत सारे मेंटर्स को वो किया होगा। So I think mentor is very important. And when I started off early on in shooting, I did not have the access to the best of sports or best of coach or the best of mentors. And later on, when I started working with mentors and coaches, I just realized how much of a big difference it makes when you have someone who's giving you the right direction, who's giving you the right support. As especially coach plays a very important role क्योंकि आप जब भी shooting match में होते हैं बाकी बाकी कोई नहीं होता मतलब especially when you're traveling abroad, your parents are not there, nobody's there. It's just you, and it's just there, and it's just you, your coach. And वो एक जो feeling भी आती है when you're standing on the firing point कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है. So even if कोई कुछ चीज गलत हो गई मैच में, इक्विपमेंट फेलियर हो गया या फिर कुछ एनीथिंग हैपेंस, यू हैव दैट वन गो टू पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड यू who's got your back, जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट करके you just know that when you need anything that person is there for you. So I think you share that kind of very deep connection with your coach, which is why having a great coach or a mentor is very very important, no matter what you do, be it shooting, be it sport, or be it anything else. सो लाइक मैम आपने स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारी बातें करी और मैं चाहता हूँ कि आप 2 से 3 एडवाइस दे दो यूथ को जेन ज़ी जनरेशन को, तो वो बेस्ट रहेगा। कुछ भी रिलेटेड जो आपने सीखा हो आपके करियर से। So I think I don't know if I have 2 3 great advices to share because मैं भी काफी चीजें अभी भी सीख रही हूँ. I just feel I'm still in the learning process. But one thing I would say is never limit yourself. या फिर खुद को कभी डिस्काउंट मत करो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और this is not my cup of tea or should I really be pursuing it. ऐसे काफी चीजें होंगी लाइफ में जब आप एक्चुअली हिम्मत दिखा के वो चीजें करो तब तुम्हें पता चलता है कि आई कैन अचीव सो मच मोर देन आई थिंक आई कैन, या फिर मेरा पोटेंशियल जो मैं सोचती थी उससे काफी ज्यादा था. सो इफ यू feel you want to do something or you're passionate about something, just go after it and don't let somebody else tell you कि ये तुमसे ना हो पाएगा या फिर तुम मैनेज कर पाओगे या anything of या that sort. Like just believe in yourself and go after it. अगर आप फेल भी हो गए, you'll still be better off than someone who didn't even try. So I would just say go after your goals. सो लाइक मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक गुड कैरियर कैसे फाइंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में? लाइक आपने सोचा कि मैंने राइफल शूटिंग की तरफ जाना है, तो वो एक आपने ट्राई करके देखा, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो कैसे कैरियर फाइंड कर सकते हैं हम? अच्छा। So I think this is again something very personal to you because for some people, career is the most rewarding thing. For some people, work-life balance is the most rewarding thing. For some people, being close to their family, loved ones, or just taking care of the house is the most important thing. So it really depends on what your priority is, what your important is, and what is more important to you. And if you want to really prioritize your career, I would just say that no matter what you do, आप जो भी सब वर्टिकल में जाओ या फिर किसी भी स्पेसिफिक करियर डोमेन में जाओ, try to get the best out of it. मतलब try working, uh, try to really interact with as many people as you can within that domain. जितना आप नेटवर्क करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. जितना आप उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करोगे, be it an internship with a small firm or a big firm, maybe an unpaid internship also if you're really in your early stages of college, या फिर एनी पर्टिकुलर कोर्स वर्क और डिग्री और प्रोजेक्ट जिससे आपको मतलब उस चीज में एक्चुअली एक फुलफिलिंग करियर आप बना सकते हो, तो लीव नो स्टोन अनटर्न. लाइक कंसिडर ऑल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड डू एवरीथिंग दैट इट टेक्स. सो लाइक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि फाइनेंशियल से परस्पेक्ट से मैं राइफल शूटिंग को देख सकता हूँ कि अगर राइफल शूटिंग ही मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, लाइक आपके एग्जांपल ले ले, अगर आप सिर्फ राइफल शूटिंग को ही अपनी मेन हसल मान लो और सीए को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, तो क्या वो मतलब क्या आप उसको फाइनेंस से भी पूरा कर सकते हो अपने उसको जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स है? मतलब उसमें इतना उस स्पोर्ट्स में इतना पैसा है? Of course, मतलब sport has become much more rewarding than what it was. अभी काफी सारे sponsorship opportunities open हो रहे हैं. गवर्नमेंट से काफी ज्यादा support मिलता है, especially if you're doing great in sport. A lot of private and public companies also are inviting you to play for them, so they absorb you as employees or they absorb you as sports person who represent them. So opportunities काफी सारे हैं. Sport is not like before कि आपने sport कर लिया तो either you should be from a very rich family
और you don't have any career once sport is over. क्योंकि आजकल popularity भी sports की बढ़ रही है, you can always look at becoming a coach also as a career option, क्योंकि काफी institutes और academies खुल रहे हैं, and a lot of children are also enrolling now in these institutes and academies because their parents are giving them that kind of support. So that, I mean, this is what I would suggest, don't think कि अगर आप sport कर रहे हो, you won't have that kind of financial stability or you won't be that financial confident. I think that is just a myth now. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे चैनल पर आए और आपने एक एक अच्छी कन्वर्सेशन, मेरे को इंटरेस्ट आया इसमें क्योंकि मेरे को काफी कुछ राइफल शूटिंग के बारे में सीखने को मिला। एंड आपके साथ फ्यूचर में और भी पॉडकास्ट करना चाहूंगा, लाइक सीए पर, और जो आपका एक एनजीओ है, आप एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे उसके बारे में, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड ऑल द लिंक्स ऑफ प्रियल केनी मैम आर इन द डिस्क्रिप्शन, तो एक बार आप वहां से इनको चेक कर सकते हो। और आई विश यू द बेस्ट मैम, एंड थैंक यू सो मच। Okay, thank you.